आहा टीवी गरीब किसान की बीवी। एक गांव था। उस गांव में सोमन्ना नाम का किसान रहता था। सोमन्ना की पत्नी और 2 बच्चे थे। सोमन्ना की पत्नी सुशीला बहुत अच्छी थी। बहुत प्यार से रहकर अपने घर परिवार को एकजुट करके रखती थी। पति पत्नी दोनों मेहनत करके अपने परिवार को संभाल रहे थे। मेहनत करने पर भी फसल ठीक से न उगने पर सोमन्ना कर्जे में डूब जाता है। हर दिन कोई ना कोई कर्जा देने वाला घर आकर पैसे मांगता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सोमन्ना जानवरों को बांधने के लिए रस्सी की बुनाई कर रहा था। सुशीला उनकी मदद कर रही थी। तभी गुरवैया नाम का आदमी आकर, सोमन्ना क्या कर रहे हो? भाई तुम हो भाई, आओ बैठो। भैंस के लिए रस्सी नहीं है, घर में रस्सी है, भून रहा हूँ। सोमन्ना। हाँ बोलो। वो बेटी की शादी रखी है, पिछला कर्जा लिए 1 साल हो गया है। दोगे सोचकर मैं भी चुप बैठा हूँ, लेकिन पूछे बिना नहीं रह सकता ना। ऐसे कह रहा था कि सोमन्ना रस्सी बुनना छोड़कर, भैया कल सुबह तक तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुशीला, कल तक दे दोगे? कहाँ से लाओगे? फिर से कर्जा करोगे? नहीं, कहकर वहाँ से जा रहा था कि सुशीला, कहाँ चले? बुनोगे नहीं? अब उस रस्सी का कोई काम नहीं सुशीला, चलता हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से खेत के पास आकर उस भैंस को बेचकर पैसे ले आता है। वो पैसे गुरवैया को देकर घर आता है। घर आते ही पैसे भर दिए? हाँ भर दिए। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं क्या? उन्हें ही कम पड़ गए। बीच के सारे पैसे भी आपने उन्हें दे दिए। कहाँ से आएंगे पैसे? किसी और के पास कर्जा करना होगा, कोई रास्ता नहीं। अब कर्जा मत कीजिए जी, रामैया को 50,000 देने हैं। सुबह उठते ही घर के सामने कौन पैसे मांगने आएगा, इस डर से नींद भी नहीं आ रही। तो फिर क्या करे? मेरे पैर के पायल दूंगी, बेच दीजिएगा जी। सोना तो पूरा बेच दिया ना, अब चांदी का पायल भी बेच दोगी क्या? बदन पर चांदी कोई फायदा कर रही है क्या? अगर बेचेंगे तो उन पैसों से फसल उग सकती है। आप कुछ मत सोचिए, जाइए। ऐसे कहकर सोमन्ना के हाथ में चांदी की पायल देती है। वो लेकर सारे सामान ले आकर फसल उगाने के लिए तैयारी कर रहा था। आजकल मजदूरी का काम बहुत मुनाफे में चल रहा है। क्या हुआ जी? दिन की मजदूरी 300 रुपये। हमारी फसल बेचने के लिए करीब करीब मजदूरी के 6,000 रुपये होंगे। आप बीज थोड़ी देरी से डालना या फिर सबसे पहले डाल देना। क्यों? बाद में बताती हूँ। ठीक है, पहले ही डालता हूँ। ऐसे कहकर खेत में आता है। पानी रखकर बैल से कुल्हाड़ी को बांधकर सारा खेत साफ कर देता है। ऐसे 4-5 दिन बाद बीज बोता है। एक दिन सोमन्ना घर पर खाना खाते समय, भगवान की दुआ से इस साल नसीब अच्छा हुआ तो रामैया से लिए हुए पैसे भी चुका दूंगा मैं। ऐसे कहते ही आंगन से रामैया नाम का आदमी, सुमन्ना हो क्या घर पर? ऐसे बुलाते ही सोमन्ना खाना रोककर परेशानी से बाहर आकर, क्या हुआ? तुम्हें दिया हुआ समय समाप्त होकर 10 दिन हो गए। ऐसे 4-5 बार हो चुका है। और कितने दिन रुको बताओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अभी के अभी 50,000 कहाँ से लाऊंगा भाई? ये बातें 2 साल से सुन रहा हूँ। अब बस, मेरी बीवी ने कहा पैसे ले आओगे तो ही खाना दूंगी। तुम पैसे दोगे तो मैं यहाँ से हिलूंगा। ऐसे कहकर वहीं पर कट्टे पर बैठा था। सोमन्ना को कुछ भी समझ नहीं आता। सुशीला पति की परेशानी को देखकर उदास हो रही थी। भाई रातों रातों पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? सुबह तक इंतजार करो। जो अभी नहीं है वो सुबह कहाँ से आ जाएगा? घर में प्रिंट मारने की मशीन है क्या? देखो सुशीला अम्मा, तुम्हें पता है तुम लोग को पैसे देकर बहुत दिन हो गए। लेते वक्त जो श्रद्धा थी अभी भी रहनी चाहिए ना। पिछली बार पत्थर की बारिश से सारे के सारे धान खराब हो गए। इस बार मार्केट में भेजे धान बारिश से खराब हो गए।
ऐसे बार बार परेशानी आकर डूब गए भाई, समझो ना भाई। देखो, बारिश तुम्हारे अकेले के यहाँ तो गिरी नहीं ना, हमारे यहाँ भी गिरी। हमारे भी तो धान खराब हो गए ना बहन, हम कैसे जिएंगे? आपको भी तो समझना चाहिए ना। देखो सुमन्ना, मुझे पैसे चाहिए। तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे सारे बैल ले जाऊंगा। अगर पैसे चुका कर ले जाना। अगर सारे बैल ले जाओगे तो मैं खेती कैसे करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हें देखकर बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करे? किसी भी इंसान को पहले खुद, उसके बाद मेरे लोग, उसके बाद सामने वाले के लिए भावना रहती है ना सुमन्ना। हमारी जिंदगी में भी परेशानी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ करो, तुम्हारे बैल लेकर जा रहा हूँ। ऐसे कहकर रस्सी तोड़कर वहाँ से सारे बैलों को घर ले आता है। सोमन्ना सुशीला दोनों रोते रहते हैं। सुशीला सोमन्ना के पास आकर, सुनिए जी, आप हिम्मत रखिए, खाना छोड़कर आ गए, खाना खा लो जी। कैसे खाऊं सुशीला? मेरे दोनों कंधे टूटकर वो देखो रामैया के साथ जा रहे हैं। अब मैं खाना कैसे खाऊं? नहीं। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। सुशीला भी उदास होकर वहीं खड़े रह जाती है। सुबह खेत की जुताई कैसे करे ये समझ ना आकर सोमन्ना कट्टे पर बैठा था। तभी उसके दोनों बेटे आकर, पापा, मैं और छोटू कुल्हाड़ी खींचते हैं, चलो। बैल की जगह पर बेटे को कुल्हाड़ी से बांधूं? तुमसे नहीं होगा बेटा वो कुल्हाड़ी खींचना। ये दोनों एक तरफ रहेंगे, आप एक तरफ से खींचिए, मैं पीछे रहती हूँ। ऐसे कहती है। सोमन्ना भी हाँ कहता है। कुल्हाड़ी के एक तरफ दोनों बच्चे और दूसरी तरफ सोमन्ना था। सुशीला पीछे थी। ऐसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खेती करते थे। जुताई होने के बाद बीज बोने हैं, जल्दी से बीज बोएंगे ये सोचा था, लेकिन जुताई में ही इतना वक्त लग गया। कुल्ली को बुलाए क्या? कोई नहीं जी, थोड़ा ही तो है ना, हम ही कर लेंगे, बच्चे भी मदद कर रहे हैं ना, चलो। ऐसे कहकर चारों आकर 4 दिन मेहनत करके बीज बोते हैं। सुशीला खेती का काम होते ही मजदूरी के काम के लिए जाती थी। सोमन्ना भी जाता था। दोनों बच्चे खेत में आकर पानी मारते थे। ऐसे दिन गुजरते हैं। बहुत अच्छी फसल आती है। सारी फसल बेचकर इन पैसों से पायल ले आओगी? पायल नहीं जी, ये पैसे रामैया को देकर हमारे बैल ले आइए। ऐसे कहती है। सोमन्ना हाँ बोलकर अपने बैलों को वापस ले आता है। ऐसे सोमन्ना सुशीला दोनों कर्जे के डर से बाहर निकलकर बहुत ही चैन से अपना व्यापार कर रहे थे। सुबह सुबह पेंट हाउस से आती आवाजों को सुनकर राजेश्वरी का बेटा सोमू के हैरान होकर अपनी माँ से गाना कौन गा रहा है पूछने पर राजेश्वरी गुस्सा करके चली जाती है। तुरंत मोहन वहाँ आकर सोनू को लेकर पेंट हाउस में रहने वाली दीपा के पास आकर उनसे परिचय करके नाश्ता कर रहे थे कि इतने में राजेश्वरी वहाँ आकर बेटे को और पति को डराकर वहाँ से ले जाती है, जो देखकर दीपा रोने लगी। डॉक्टर बाबू आकर उनसे समझाते हैं। अगले दिन महिला मंडल की सदस्य राजेश्वरी की सहेली सरोजा फोन करके डॉक्टर बाबू की शादी की फोटो पेपर में आई है बताती है। बेटे की लव मैरिज को स्वीकार करने के लिए वो लोग राजेश्वरी का सम्मान करना चाहते हैं बताती है। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। जब से सरोजा ने फोन किया था, राजेश्वरी घबराते हुए खुद से ही बातें करते हुए बैठी हुई थी। ऐसी हाल में बैठी हुई बेटे ने काली और बदसूरत लड़की से शादी की है, ये बात कहीं बाहर पता न चल जाए, इसीलिए नापसंद होने पर भी उन्हें अपने घर के पीछे पेंट हाउस में रहने दिया। पर अब उसकी शादी के बारे में न्यूज़पेपर में आ गया है, पूरे सिटी में पता चल गया होगा। मेरे बाहर जाने पर मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या मैं बाहर जा पाऊंगी? सच में इस सब की वजह वो काली लड़की है, काली लड़की। उसकी गर्दन पकड़कर बाहर निकाल देने पर ही सब ठीक होगा। सोचते हुए उठकर 2 कदम चलकर रुक जाती है।
बाप रे, ये और भी खतरनाक है। बेटा लव मैरिज करके बहू को घर लाया तो माँ ने मार मार कर घर से बहू को निकाल दिया। द ग्रेटेस्ट राजेश्वरी ने। इस बार मेन पेपर में आएगा। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? गुस्से में सोचती हुई आवेश में आकर टेबल पर रखे हुए फ्लावर वॉस को जोर से जमीन पर मारती है। वो जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके टूटने की आवाज को सुनकर घर में से मोहन और सोमू दोनों दौड़ते हुए आते हैं। वो साउंड पेंट हाउस में दीपा डॉक्टर बाबू को भी सुनाई देती है। दीपा डॉक्टर बाबू की तरफ घबराते हुए देखती है। ये आवाज कैसा था डॉक्टर बाबू? पता नहीं, देख कर आता हूँ। बोलकर बाहर से बाहर जाता है। मोहन सोमू दोनों राजेश्वरी के पास आकर उसे गुस्से में देख दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगते। क्या हुआ राजश्री, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या हुआ? कल महिला मंडल वाले अपने घर आने वाले हैं। मेरा सम्मान करना चाहते हैं। घर आकर मुझे निमंत्रण देंगे, बोलती है, जो सुनकर बाप बेटे एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मोहन, सच में कितनी अच्छी खबर है। अरे सोमू, माँ का सम्मान होगा, ये खबर पूरे गांव को पता होनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताओ। टीवी में लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम करो। राजश्री देवी के सम्मान का मतलब चरित्र याद रखेगा। बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर राजेश्वरी गुस्से में, बस करो, जोर से बोलो। उसकी बात सुनकर मोहन, तुम राजश्री हो, पब्लिसिटी पर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ही तुम ऐसी रह गई। वहीं अगर तुमने पब्लिसिटी पर फोकस किया होता तो आज तुम सिटी मेयर बन गई होती। बोल रहा था। सोमू भी, हाँ मम्मी, महिला मंडल आपका सम्मान करना चाहते हैं। सुनकर बहुत खुशी हुई। इस ओकेशन को हम सेलिब्रेट करना चाहिए। रुको, पहले मिठाई लाता हूँ। बोल रहा था कि उतने में राजेश्वरी बगल में से एक और फ्लावर वॉस उठाकर आंगन की तरफ से आते हुए, बस करो, बस करो कहकर चिल्लाती है। वो फ्लावर वॉस भी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके टूटते समय डॉक्टर बाबू आंगन में से अंदर आ रहा था। अब बस भी तो करो। वैसे भी मेरा पूरा बदन जल रहा है। आपकी बातें सुनकर जलन और बढ़ रही है। बदन जल रहा है? अरे सोमू, फ्रिज में आइस निकाल कर लाओ। अब बस भी करो। ठीक है, क्या हुआ बताओ, किस लिए इतना गुस्सा? महिला मंडल वाले तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। एक महिला के रूप में तुमने कितना गर्व वाला काम किया होगा। तुम्हें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो सेलिब्रेट करने में क्या गलती है? बोल रहा था। उतने में राजेश्वरी, ये मेरे किए अच्छे काम के लिए नहीं दे रहे। अच्छा, आजकल एक के अच्छे काम के लिए किसी दूसरे को भी सम्मान करते हैं क्या? वैसे किसने किया है ये अच्छा काम? बोल रहा था कि इतने में राजेश्वरी अपने बड़े बेटे बाबू की तरफ मुड़कर, मेरी इज्जत घर में ही नहीं गांव में भी खराब की, बोलती है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर बाबू हैरान हो गया। मैंने क्या किया मम्मी? क्या किया? देखो क्या किया, कहकर उस दिन के जिला एडिशन के पेपर में आए दीपा और बाबू फोटो को दिखाती है, जो देखकर सभी शॉक हो गए। ये कैसे आया मम्मी? मुझे नहीं पता। तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे शादी का फोटो पेपर में कैसे आया? पता नहीं माँ। सोचते हुए उस पेपर में आए पूरे न्यूज को पढ़ता है। पढ़कर, इसके नीचे नाम भी नहीं है माँ। शुभकामनाएं, आपके शुभ चाहने वाले, बस इतना लिखा है। बोलता है। तुरंत राजेश्वरी, वो चाहे जो भी हो, तुम्हारा काम तो पूरे गांव को पता चल गया है। पता चलने पर क्या हुआ राजश्री, तभी तो पता चलता ना। उसकी बात सुनकर राजेश्वरी, क्या आप थोड़ी देर चुप रहोगे? बदन पर काले कपड़े भी ना पहनना पसंद करने वाली मैं उस काली कलूटी को बहू कैसे मानूंगी? बिल्कुल नहीं मानूंगी। जब अपने बेटे ने उस लड़की से शादी की, उस पल से ही वो लड़की इस घर की बहू बन गई है। तुम मानो या ना मानो। उसकी बातों को सुनकर राजेश्वरी आते हुए गुस्से को रोकती हुई
इतने में फिर से उसका फोन बजता है। फोन उठाती है महिला मंडल की अध्यक्षा चामुंडेश्वरी का नाम फोन में देखकर घबराती है। हे भगवान, महिला मंडली की अध्यक्ष फोन कर रही है। ना जाने क्या बोलेगी वो। डरते हुए फोन लिफ्ट करती है। हेलो हेलो, राजेश्वरी देवी जी कैसी हो? बोलती है। उसकी बातों को सुनकर राजेश्वरी गुस्से को रोककर हंसने का नाटक करते हुए, हाँ चामुंडेश्वरी जी, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? अच्छी हूँ। आपके बारे में सुना है, आपके बेटे की लव मैरिज को आपने स्वीकार किया है। पता चला है मुझे, जो बहुत बड़ी बात है। माता पिता का मतलब ही बच्चों को समझने वाले होते हैं। आपने साबित कर दिया। आप जैसे लोगों के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, इसलिए आपका सम्मान करके उस मंच पर आपकी बहू को सभी से मिलवाइएगा। उस दिन महिला मंडल में हम लोगों ने ये सोचा था, कब और कहां वो सब कल आपके घर आकर बात करें। अरे उसमें क्या है, आप जैसा कहे वैसा। अच्छा रखती हूँ, बोलकर फोन काट देती है। राजेश्वरी फोन कट कर देती है और उस फोन को जमीन पर दे मारती है। वो फोन भी टुकड़े टुकड़े हो गया, जो देखकर सभी शॉक है। एक गांव में सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला का पति व्यापार करता था। इन्हें एक ही बेटा था, नाम था अजय। सुशीला बेटे से बहुत प्यार करती थी। अजय पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। एक दिन सुबह अजय हाथ में फाइल लेकर बाहर जा रहा था, तभी सुशीला, अजय इतनी सुबह कहाँ? इंटरव्यू है माँ, जाना है। इंटरव्यू? ठीक है, जाओ। जी माँ, चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। इंटरव्यू अटेंड करके शाम को घर आता है। घर आते ही सुशीला, इंटरव्यू में क्या हुआ, नौकरी मिली? नहीं माँ, फाइनल्स तक गया था माँ। आखिर में सर्टिफिकेट्स में परसेंटेज कम था, इसीलिए मेरे से ज्यादा परसेंटेज वाले को नौकरी मिल गई। जाने दो बेटा, मैं सुबह ही मना करने वाली थी तुम्हें, लेकिन तुम कोशिश कर रहे थे ना, इसलिए चुप बैठ गई। क्यों माँ, ऐसे क्यों सोचा तुमने? क्यों क्या बेटा, हमारा व्यापार है। तुम्हारे पिता के बाद इस व्यापार को तुम्हें ही संभालना है ना। वो अब से ही देखोगे तो हो जाएगा ना। तुम किसी और को नौकरी देने की हैसियत पर हो तो तुम क्यों नौकरी की तलाश में हो? ये बात भी सही है माँ, अभी मैं क्या करूँ बताओ? पढ़ाई पूरी हो गई ना, शादी करके व्यापार संभालो। जी माँ, तुम्हारी मर्जी। तो फिर कल से ही तुम पापा के साथ ऑफिस जाओ, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढती हूँ। जी माँ। ऐसे कहकर चला जाता है। अगले दिन से अजय अपने पिता मोहन के साथ ऑफिस जा रहा था। सुशीला बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, इसलिए आचारी नाम के आदमी को बुलाकर, आचारी जी हमारे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता देखिए। अच्छा रिश्ता देखिए, ये बोलने की जरूरत है क्या आपको? मेरे पास के सभी रिश्ते अच्छे ही हैं। ये लो, इसे देखो, नाम पवित्र, पिता के पास करोड़ों की जायदाद है, एक ही बेटी है, शादी के बाद सारी जायदाद इसी के नाम है। अच्छा, अच्छी नहीं है, ऐसे कहती हैं। आचारी चौंक कर, ये क्या मैडम, इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हैं? लड़की नहीं पसंद? आपने जो दिखाया वो अच्छा रिश्ता नहीं है, अमीर रिश्ता है। मुझे अमीर रिश्ता नहीं, अच्छा रिश्ता चाहिए। मैडम, आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या गुण होने चाहिए ये समझ नहीं पा रहा, जरा विस्तार में बताएंगी? आचारी जी, मुझे लाखों में एक गरीब घर की लड़की दिखाइए। घर आई बहू को कठिनाइयों का एहसास होगा तो पैसे संभाल कर खर्च करेगी। सुखी से जीने वाली लड़की हो तो किसी भी तरह रहेगी। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा इकलौता बेटा है, मेरी सारी जायदाद उसकी है। उससे शादी करने वाली लड़की गरीब ही क्यों ना हो, उससे शादी करने के बाद अमीर हो जाएगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम। इसलिए एक प्यारी सी गरीब लड़की देखिए,
सामने से दहेज देकर बहू बना लूंगी। मैडम, आज भी आप जैसे लोग इस दुनिया में जिंदा है यकीन नहीं हो रहा। देखता हूँ मैडम, ऐसा ही रिश्ता देखूंगा, चलता हूँ। ऐसे कहकर चला जाता है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन अजय ऑफिस जा रहा था। सुशीला हाथ में एक झोला लेकर सड़क पर चल रही थी। तभी अजय फोन करके, माँ कहाँ गई हो? हमारे गांव के आखिर में मार्केट है ना, सब्जियां लेने आई हूँ। ऐसे बात कर रही थी कि थोड़ी दूरी पर अंजलि नाम की लड़की पैर टूट गए कुत्ते के पैर पर कपड़ा बांधता देख, इंसानों को ना देखने वाले जमाने में ये लड़की जानवरों की मदद कर रही है। ना जाने कौन है लेकिन बहुत अच्छी है। ऐसी ही लड़की मेरे घर की बहू होनी चाहिए। ऐसे बोलकर उसके पास जा ही रही थी कि अजय आकर, माँ धूप में क्यों आई हो? कोई बात नहीं, तुम क्यों आए हो, मैं आ गई होती ना। कहकर अंजलि की तरफ देखती है। अंजलि दिखाई नहीं देती, शायद चली गई होगी। कौन माँ? कोई नहीं, चलो। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे एक हफ्ता बीतता है। सुशीला कुत्ते के पैर पर कपड़ा बांधने वाली अंजलि के बारे में सोच रही थी। ऐसे एक दिन सुशीला अजय के साथ मिलकर कार में ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वो लड़की फिर दिख जाए तो अच्छा हो, ऐसे सोचकर रास्ते भर देख रही थी, लेकिन कहीं नहीं दिखती। दोनों मिलकर ऑफिस आते हैं। कार से उतरते ही, मुझे तुम खाली फुकट ऑफिस में ले आए हो, यहाँ पर मेरा क्या काम बेटा? काम के लिए नहीं माँ, आज तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा था, चलो। ऐसे बोलकर माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहा था। अजय रेडीमेड कपड़े सप्लाई करता था। उनकी कंपनी में कपड़े सिलाकर बस्ती में सारे दुकानों में भेजता था। अजय के ऑफिस में हजारों लोग काम करते थे। सुशीला अंदर आकर घूमकर काम कैसे चल रहा है देख रही थी। ऐसे देख रही थी कि एक जगह अंजलि मशीन चलाती हुई दिखाई देती है। अंजलि को देखते ही सुशीला बहुत खुशी से उसके पास जाती है। सुशीला को देखते ही अंजलि उठकर, नमस्ते मैडम, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि मैडम। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? ऐसे पूछते ही अंजलि शांत हो जाती है। नहीं है? मेरा कोई नहीं मैडम, अनाथ आश्रम में पली बड़ी, अभी भी वही रहती हूँ, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुशीला का मन पिघल जाता है। अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर, बुरा मत मानो, हॉस्टल कहाँ है? ऐसे पूछकर अंजलि के बारे में सब कुछ जानकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात को सुशीला, मोहन और अजय रात को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि, सुनिए, हमारे बेटे के लिए एक रिश्ता देखा है, आशा है कि आप मना नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने भी देखा है। अच्छा, पहले आप बताइए। नहीं, तुम बताओ। अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ काम करने वाली अंजलि नाम की लड़की है ना, वो हमारी बहू बन गई तो अच्छा होगा। ऐसे बोलते ही मोहन खाना रोककर, मार डाला तुमने। क्या हुआ जी? मैं भी उसी की बात कर रहा था, बहुत अच्छी है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? माँ, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं उस लड़की को देखते ही पसंद कर गया था। आज तुम्हें ऑफिस भी उसी लड़की से मिलवाने ले गया था, लेकिन तुमने ही जाकर बात कर ली। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। अगले ही दिन सुशीला अंजलि के अनाथ आश्रम में जाकर अंजलि की मंजूरी लेकर अजय के साथ शादी करवाती है। ऐसे एक गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर महारानी की तरह देख रही थी।